हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि जल्दी सभी बच्चे क्लास में आ जाएंगे। और जैसा आप जानते हो कि यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। और मानसी त्यागी सबसे पहले क्लास में आई। मानसी जी गुड इवनिंग। और मानसी के बाद साक्षी यादव भी क्लास में आ चुके हैं। साक्षी गुड इवनिंग। और उम्मीद करते हैं कि बाकी बच्चे जल्दी क्लास ज्वाइन करते रहेंगे और गुड इवनिंग मिलती रहेगी। तो साक्षी, यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, यानी जो हमारे सिलेबस में बैक्टीरियल डिजीज हैं, वायरल डिजीज हैं, प्रोटोजोन डिजीज हैं, हार्मोन डिजीज हैं, फंगल डिजीज हम पढ़ चुके हैं। और फिर उनका प्रिवेंशन कंट्रोल पढ़ चुके हैं कि उनका प्रिवेंशन कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको याद है कि जो वेक्टर बोर्न डिजीज हैं जिनमें मोस्ट कॉमन वेक्टर मॉस्किटो है। आप देखिए, अगर एक मच्छर कंट्रोल आप कर लेते हैं तो मलेरिया कंट्रोल होने के साथ साथ चिकनगुनिया, डेंगू, फिलिरियासिस ये भी कंट्रोल हो जाएंगे। आप पता है कि फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो वेक्टर है, क्यूलेक्स एलिफेंटिस वेक्टर है, और जो एडीज है इट इज वेक्टर फॉर डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो इसी बीच में चित्राली गुप्ता भी क्लास में आ चुकी। चित्राली जी गुड इवनिंग। और उम्मीद करते हैं अभी बच्चे बचे हुए हैं क्लास में आते आ जाएंगे। और आज हम शुरू करेंगे इम्यूनिटी। थोड़ा सा अब तक का पार्ट आसान था, यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी। तो आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं इम्यूनिटी। और वो क्या है, कितने टाइप के उसकी बात करेंगे। तो बच्चों शुरू कर रहे हैं इम्यूनिटी। और देखिए साक्षी, ये सब बच्चों को बता दूं मैं, जो हमारा सेकंड लेसन रहा है, शुरुआत हमने की थी, फर्स्ट के बाद सेकंड किया था। फर्स्ट तो अब रिलेटेड है, तो सेकंड लेसन को आप अच्छी तरह पढ़ना शुरू कर दें, तैयारी करना शुरू कर दें, उसमें डाउट निकाल लें। और जो आपने बुक खरीदी उसे क्वेश्चन लगा लें। जो आपने बुक खरीदी है ऑब्जेक्टिव की नए पैटर्न वाली, उसके क्वेश्चन लगाएं, डाउट निकालें कहाँ कहाँ रहे हैं। और फिर आपके डाउट को मैं डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि इसमें रिवीजन का हमें बहुत सारा नहीं लगता, बहुत ज्यादा मुझे पूरा पढ़ाना चाहिए। तो मैं केवल जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूंगा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा। तो सबसे पहले आज से ही आप तैयारी कर ले। और मंडे में इसका टेस्ट होगा, मंडे में टेस्ट हो, नए पैटर्न के साथ टेस्ट होगा। वही 60 क्वेश्चन होंगे, 3 पार्ट में पेपर होगा आपका, और 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो रोज के रोज पूछ सकते हो। और ज्यादा डाउट है मैं अलग क्लास कर दूंगा उसके लिए, इस क्लास को मिक्स नहीं करेंगे, अलग क्लास में हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बात करें। अब हम बात करें इम्यूनिटी की। देखिए इम्यूनिटी है क्या। जब हमारी बॉडी को पैथोजन आ जाता है, ऐसे तो फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम ये है कि एंटर ना करे, लेकिन फिर वो एंटर हो गया तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का जो टोटल रेस्पॉन्स होता है वो हमारी इम्यूनिटी है। तो रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट ए पैथोजन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो किसी पैथोजन के अगेंस्ट हमारा 2 में चैप्टर में डाउट है सर। तो साक्षी जी, आप कितने डाउट है मुझे बता देना, उसके हिसाब से फिर मैनेज कर लेंगे। एक एक्स्ट्रा क्लास लगाना डाउट के लिए, इसको तो हम ऐसे रखेंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे। तो अभी मैंने क्या बोला, इम्यूनिटी डेफिनेशन क्या बताया मैंने। तो सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज ऑफ बॉडी अगेंस्ट ए पैथोजन, किसी पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है वो इम्यूनिटी है। तो लिख रहा हूं ओवरऑल एबिलिटी, कुल मिला के ओवरऑल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी। तो चित्र में क्या लिखा है, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट ए पैथोजन, अगेंस्ट ए पैथोजन। जो पैथोजन उसका अगेंस्ट क्या कर रही है हमारी बॉडी, अगेंस्ट पैथोजन, कॉल्ड इम्यूनिटी, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। जो डेफिनेशन इम्यूनिटी क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि इम्यूनिटी क्या है। तो जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आएगा, हमें बीमार करने वाला आएगा। और अजय श्रोई भी क्लास में आ चुके हैं। अजय गुड इवनिंग। और अजय, मंडे में टेस्ट है, आपको याद रखना है। डाउट आपको सेकंड लेसन डाउट निकाल कर रखने हैं, और जैसे डाउट ज्यादा होंगे तो उसके हिसाब से हम एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, इस क्लास में नहीं करेंगे। तो अजय, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, या ओवर रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी, और क्लियर करता हूँ, ओवरऑल रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। हाँ, सेकंड चैप्टर का, सेकंड का रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, और क्लियर करूँ इसे, ओवरऑल रेस्पॉन्स कर रहा हूँ, रेस्पॉन्स
ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट प्रोटेक्शन कार्ड इम्यूनिटी। ये ठीक हो गया। अब लोग क्लियर डेफिनेशन अच्छी लगी हो रही है और ये पूरे पार्ट को कवर कर रही है। अभी तो होगी इम्यूनिटी। अब कई बार सुनते हो, बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, आप कोई कहते हैं कि भाई साहब आज में नजला में जुकाम हुई तो खांसी हुई, एक गोली आज तक खाई नहीं। पेशेंट क्या, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी इम्यूनिटी के बेस पर डिजीज को ओवरकम कर लेती है। और कुछ ऐसे मिलेंगे भाई साहब क्या कहें, जिनकी तंग आ गए, कभी जुकाम कभी खांसी नजला, रोज डॉक्टर यहाँ बैठना पड़ता, दवाई खा के थक गए। इसका मतलब क्या है, इम्यूनिटी वीक है। तो इम्यूनिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इट इज नॉट सिमिलर इन ऑल पर्सन। ठीक है, तो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार कम होंगे, और वीक है तो बीमार होते रहेंगे। अभी आपने पीछे देखा कोरोना को, देख कोरोना इस बार पूरा हिट है, हर दूसरी क्लास में नाम आ ही जाता है। सर टेस्ट कब है, मंडे में, टेस्ट मंडे में है, कमिंग मंडे में। अब जब मंडे में संडे में कंफ्यूज हो गया, दिन आप संडे मंडे में कोई दिन है, सबका एक साथ ही होगा। तो कोरोना बहुत सारे लोग टेस्ट सिम्टम नहीं थे, टेस्ट का निकले पॉजिटिव, तो बॉडी में वायरस मौजूद है और सिम्टम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने जो वायरस है उसको बढ़ने के लिए मौका नहीं दिया, मल्टीप्लाई करने का मौका नहीं दिया, उसको कंट्रोल में रखा, जिसकी वजह से सिम्टम्स नहीं आए और कुछ ऐसे वो रहे, लॉस्ट देयर लाइव्स, जिंदगी जाने चली गई। तो ये इम्यून वीक था, उसे ओवरकम नहीं कर पाया। ये तो हो गया इम्यूनिटी डेफिनेशन। अब स्टडी ऑफ इम्यूनिटी स्टार्ट इम्यूनोलॉजी। इसकी स्टडी क्या है, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी स्टार्ट इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी स्टार्ट इम्यूनोलॉजी। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको कहेंगे इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी वो साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, इम्यूनिटी या इम्यून रेस्पॉन्स की स्टडी करते हैं। और एडवर्ड जेनर इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। जो एडवर्ड जेनर हैं वो फादर हैं, एडवर्ड जेनर इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब ऐसे ने क्या कर दिया, जो फादर बन गए, इसका नाम हो गया इम्यूनोलॉजी। ही गेव द फर्स्ट वैक्सीन टू द वर्ल्ड। दुनिया को पहली वैक्सीन देने वाले एडवर्ड जेनर हैं और वो वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, अगेंस्ट दैट वाज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स होता है उसके अगेंस्ट वैक्सीन दी थी उन्होंने। ठीक है, he developed first vaccine against smallpox. He developed first vaccine। तो बच्चों पहली वैक्सीन दी थी, डेवलप फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो इसलिए हमें इनका नाम याद रखना है कि ही इज द फादर ऑफ, इसके फादर है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है। और इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम है, इम्यून रेस्पॉन्स है। और पहली वैक्सीन बनाने की वजह से नाम हो गया। और आपको पता है पहले एंटीबायोटिक देने वाले कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। तो उन्होंने पहली एंटीबायोटिक दी दुनिया को और इन्होंने पहली वैक्सीन। चलिए, तो और दोनों ही आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी हमारे हेल्थ में। और अगर आज वैक्सीन ना हो, आज एंटीबायोटिक्स ना हो, तो वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ ए गुड हेल्थ, हम सोच ही नहीं सकते। मैंने कल हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, जो एंटीबायोटिक्स हैं उनसे बहुत सारी जो डिजीज इनक्यूरेबल है वो क्यूरेबल हो गए। इनक्यूरेबल थी, अब उनका क्योर अवेलेबल है एंटीबायोटिक्स। ऐसी वैक्सीन अगर सोच के देखिएगा, अगर वैक्सीन होती तो कोरोना से कैसे बचते, क्या कर पाते। अब जो वैक्सीन डेवलप की गई है इमीडिएटली इसको डेवलप किया गया है, तो अगर ये ना हो तो फिर तो कोरोना बहुत लोग जान ले सकता है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों नाम आपको याद रखना है। अब मैं बात करूं किसकी, जो इम्यूनिटी है दो तरह की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दो तरह की इम्यूनिटी होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी।
दो टाइप की, क्या कहेंगे उसको हम, इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड। तो मानसिक दो तरह की इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक को हम नाम दिया इन्नेट, एक को एक्वायर्ड दिया, डिटेल में पढ़ेंगे कैसे काम करती हैं, किसमें डिफरेंस है, ये सब जानेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। नंबर 1 ये हम डाल रहा हूं इन्नेट इम्यूनिटी। तो मानसिक को क्लियर हो गया है कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी का ओवरऑल रेस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजन जो है वो इम्यूनिटी कहलाती है। और अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो पैथोजन को हमारी बॉडी ओवरकम कर लेगी, और अगर वीक है तो पैथोजन हमें सिम्टम सहित बीमारी कोज कर देगा। तो चलिए इन्नेट इम्यूनिटी क्या है। ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है, हमें बर्थ के साथ मिलती है, सॉरी बर्थ के साथ मिलती है, उसे हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। तो बाय बर्थ है, obtained by birth, बाय बर्थ के साथ ही मिल जाती है, बाय बर्थ। आल्सो कार्ड, इसलिए आल्सो कार्ड, इसका नाम क्या है, इनबोर्न। जन्मजात, बात तो वही है, इनबोर्न, और नया नाम से लग रहा है इनबोर्न, और नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसी का नाम है, और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो इसकी हम बात क्या करें साक्षी, जो हमारी इम्यूनिटी है ये बाय बर्थ है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, हमें गिफ्ट मिलता है नेचर का, और ये एक स्पीशीज के सभी मेंबर में सिमिलर होती है, और शुरू से लेकर आखिर तक फंक्शनल है। तो इन्नेट इम्यूनिटी इस बाय बर्थ, नॉन स्पेसिफिक बोल रहे हैं, इसमें कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है, सब में कॉमन है, और इट इज सिमिलर इन ऑल पर्सन ऑफ स्पीशीज। दिस इम्यूनिटी इज कॉमन, दिस इम्यूनिटी is common in all person, in all person, all person। यानी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इंडिया का रहने वाला हो, कोई पाकिस्तान, कोई बांग्लादेश का हो, श्रीलंका का हो या अमेरिका का हो, ये इम्यूनिटी सब में सेम रोल प्ले करती है, कोई डिफरेंस नहीं है। इम्यूनिटी का कॉमन नाम है नॉन स्पेसिफिक, और बाय बर्थ है, और थ्रू लाइफ काम करते, रिमेन्स फंक्शन थ्रू लाइफ पर्सन, इट रिमेन फंक्शनल, हमेशा रिमेन फंक्शनल थ्रू आउट लाइफ। तो बच्चों पूरी जिंदगी रिमेन फंक्शनल, तो साक्षी पूरी जिंदगी फंक्शनल थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, तो पूरी जिंदगी काम करेंगे। अब ये काम कैसे करती है, क्या इसका पैरामीटर है। तो अजय सिरोही, ये जो इम्यूनिटी है इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम। फर्स्ट लाइन, ये वर्ड नया लगा, समझाऊंगा। इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम, इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम। अगर सोच के देखो, हम अपने घर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनवाते हैं, ताकि कोई अनवांटेड पर्सन, एनिमल या कोई और हमारे घर में एंटर न करे। और ये हमारे घर का प्रोटेक्शन का सबसे बढ़िया तरीका है। अगर घर में कोई एंट्री नहीं करे, बाहर का आदमी कोई आएगा नहीं, तो नुकसान कैसे हो, नहीं। तो ये फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम वो सिस्टम है जो पैथोजन को बॉडी में एंटर करने से रोकता है, अंदर ही न जाए, तो बहुत बढ़िया है। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम वो सिस्टम हमारी बॉडी का है जो पैथोजन को बॉडी में एंट्री करने से रोकता है, ठीक है। तो हमारी बाउंड्री वॉल और हमारा इन्नेट इम्यूनिटी लगभग एक जैसे काम करते हैं। हमने दीवार बनाई, कोई अंदर ना आए, और हमने हमारी इम्यूनिटी कोई अंदर ना जाए।
अब देखिए दीवार फांद के लोग अंदर जा सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कोई ऐसे ही कोई पैथोजन फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम को हिट के अंदर जा सकता है, उसके आगे फिर सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम चाहिए। भाई तो पहला तो फेल हो गया, तो फर्स्ट लाइन को फेल करके वो अंदर जा सकता है और उसके उसे पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो मेरा कहना यह है कि ये फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम पर बेस्ड है, इसका काम पैथोजन रोकना है। अब फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम में अंदर नहीं जाने देना है, तो ये सिस्टम कुछ बैरियर पर बेस्ड है, बैरियर विच वर्क अगेंस्ट एंट्री ऑफ पैथोजन। जो पैथोजन की एंट्री है उसके अगेंस्ट काम करने वाले फैक्टर जो हैं उनको हम मानसिक बोलते हैं बैरियर, उनको बैरियर बोलते हैं। ये सर ये पेरेंट्स से मिलती है। अब इसको क्या कहें, मतलब ये सब एक जैसी है, मतलब तो हमारी जो फिजियोलॉजी है, जो हमारा एनाटॉमी है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसके अकॉर्डिंग है। इसमें पेरेंट का रोल इसलिए नहीं है कि सब में कॉमन है, क्योंकि अगर पेरेंट्स में तो वेरिएशन आती तो इट इज कॉमन फॉर ऑल पर्सन, और ये हमारा जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट है। ठीक है, एक्वायर्ड का अंतर आएगा, डिफेंस एक्वायर्ड का है, जो इम्यून डिफेंस हो रहा है वो एक्वायर्ड का है, इसमें डिफरेंस नहीं है। आप आगे पढ़ोगे पहले, तो ये तो हो गया फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम। दिस इम्यूनिटी बेस्ड ऑन सर्टेन बैरियर्स, देयर आर सर्टेन बैरियर्स, there are certain barriers which are the base of the immunity, which are based of this immunity, base of this immunity। यानी कुछ बैरियर हैं, अब वो कौन से क्या है, कैसे काम करते हैं, और अजय सिरोही फिर उनके अकॉर्डिंग पैथोजन की एंट्री कैसे रुक जाते हैं जानेंगे। तो अभी तक हमने जाना कि ओवरऑल रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजन इज इम्यूनिटी, और स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजी है, और एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है। उसके बाद हमने बात की थी कि दो तरह की इम्यूनिटी है, इननेट और एक्वायर्ड, और हम पढ़े इननेट। हमने भी जान लिया कि इननेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है और सभी लोगों में सेम फंक्शन परफॉर्म करती है और वेरिएशन नहीं होती। दूसरा, ये इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, और इसके लिए कुछ बैरियर्स हमारी बॉडी में हैं जो पैथोजन की एंट्री को इंटरफियर करते हैं। अब उनकी बात करें, वो बैरियर कौन कौन से हैं। हमें 4 तरह के बैरियर पढ़ने हैं। फिजिकल बैरियर पढ़ना है फिजियोलॉजिकल भी है, हमें पढ़ना है साइटोकाइन बैरियर पढ़ना है, और हमें ये भी पढ़ना है कि सेलुलर बैरियर कौन कौन से हैं। ठीक है, इनकी बात करें तो हम नंबर 1 बैरियर की बात करेंगे। पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर नंबर 1। तो एक एक बैरियर पढ़ेंगे, इस इम्यूनिटी के पार्ट पढ़ेंगे बेस्ड ऑन दिस इम्यूनिटी। तो अब हम पहला बैरियर पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट बैरियर की बात कर रहे हैं, और आपको लग जाएगा कि हाँ सब में सेम काम करती है, इसमें डिफरेंस नहीं करती है। तो इसको ये दिखाना है, हम सब में जो अंतर है इम्यूनिटी का वो एक्वायर्ड का है, ना कि इननेट का है। वहां पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो नंबर 1 पहला बैरियर है, नंबर 1 फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, वे बैरियर सीधे ही डायरेक्टली पैथोजन की एंट्री को इंटरफियर करते हैं, डायरेक्टली इंटरफियर द एंट्री ऑफ पैथोजन आर कॉल्ड, उनको हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर। जैसे कोई घर में घुसा, आप सामने खड़े हो गए, अंदर जाने में कुछ भी हो जाए, जैसे हमारे घर में गेट कीपर होता है, यार मर जाऊंगा, मार दूंगा, लेकिन अंदर जाने दूंगा, तो वो सामने उसको रोक रहा है। तो ये सीधे ही जो पैथोजन है उसके सामने फिजिकल बैरियर के फॉर्म में काम करते हैं। तो दीज बैरियर डायरेक्टली, these barriers directly interfere entry of pathogen। तो मानसिक ये पैथोजन की एंट्री डायरेक्टली इंटरफियर करते हैं। अब वो है कौन कौन से, 2 है फिजिकल बैरियर पढ़ने, स्किन और म्यूकोसा मेम्ब्रेन। तो हमारी बॉडी में 2 कॉमन फिजिकल बैरियर हैं, स्किन और म्यूकोसा मेम्ब्रेन।
skin and mucosa membrane and mucosa and mucosa membrane are the physical barriers. ये है physical barriers. अब देखिए there are so many pathogens are in contact of our skin. वो हमारे skin contact में, लेकिन वो स्किन को पेनिट्रेट करके इसको भेद कर हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी स्किन उनके लिए एक बैरियर का काम कर रही है, एक बैरियर का काम कर रही है। अब कैसे कर रही है, क्वेश्चन बनता है। हमारी म्यूकोसा मेम्ब्रेन हमारी इंटेस्टाइन में है, हमारी यूरेथ्रा में है, और उसको पेनिट्रेट करके कोई पैथोजन एंटर नहीं करेगा। हाँ, ये टूट जाए, रप्चर हो जाए तो बात अलग है। अगर स्किन जल जाए तो हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा, फिर तो जो पैथोजन है तो वो बॉडी कॉन्टेक्ट में आएंगे, अंदर अंदर चले जाएंगे। यही वजह है कि बर्न होने के बाद मल्टीपल रैपिंग और बैंडेज की जाती है, उसको लपेट लपेट से मोटा कर देता है ताकि एयर कॉन्टेक्ट में फिर पैथोजन चले जाते हैं, दे कॉज सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो ये स्किन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है पैथोजन को रोकने में। कैसे बता दूं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन है, आउटर मोस्ट लेयर जो स्किन का आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन मेड अप ऑफ डेड सेल्स, डेड सेल का बना हुआ है। और क्या कहते हैं लेयर को, डेड सेल्स, कार्ड, इसको हम बोलते हैं कार्ड स्ट्रेटल कॉर्नियम, कॉर्नियम। तो जो हमारी स्किन का आउटर मोस्ट लेयर है जिसको मैं टच कर रहा हूँ, इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटल कॉर्नियम। और कई बार आप देखते हो जब आपको रबिंग हो जाती है, घिस जाती है, एक पतली सी हटती है कि यही लेयर है स्ट्रेटल कॉर्नियम। डेड सेल का बना होता है, सेल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, और इसको पेनिट्रेट करके कोई पैथोजन आसानी से एंटर नहीं हो सकता, और डेड होने की वजह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा, तो कैसे ग्रो करेगा। तो एक तो सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, और दूसरा डेड सेल्स हैं, डेड सेल डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन नहीं देंगे पैथोजन को, इसकी ग्रोथ नहीं। दूसरा, जो हमारा स्किन का सरफेस है उसका पीएच लाइट एसिडिक है, और इस पीएच पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकते। हाँ, कुछ फंगस ग्रो हो जाती है। जो स्किन का पीएच है वो एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन एंटी फंगल नहीं है, याद रखना, एंटी फंगल नहीं है। और यही वजह है कि आवर मोस्ट ऑफ डिजीज ऑफ स्किन आर फंगल, बैक्टीरियल बहुत कम है, फंगल ज्यादा है। अभी आपने रिंगवर्म पढ़ा था, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम 3 फंगस, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये 3 फंगस रिंगवर्म करते हैं। इसके बीच खुजली फंगस से होती है। और जाने कितनी बीमारियां, माइकोसिस, माइकोडर्मिस, स्किन बीमारियां फंगस से होती हैं। और सर ये पेरेंट्स से, अच्छा ये तो अलग बात कर रही हैं, और मैं और देख लेता हूँ। चलिए, तो अभी तक कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, खाना जवाब हमें दे दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो बच्चों। तो बच्चों को अब जवाब मिलना क्लियर है। और मानसी भले आप मैथ के स्टूडेंट रही हैं पहले, लेकिन आपकी बायोलॉजी में मुझे रखी कि आपने चीज़ों को बैलेंस बना के चल रही हैं, पकड़ चल रही हैं, और डाउट नहीं आ रहा है, तो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो एक इंस्टिंक्ट है वो बायोलॉजी का भी है। और आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपको नीट करना आसान है, क्योंकि आपकी फिजिक्स भी बढ़िया है। और अक्सर बायो के स्टूडेंट्स की फिजिक्स थोड़ा सा माशाल्लाह टाइप की होती है, कॉन्फिडेंस कम होता है। अगर वो सही भी करा, टीचर ये क्या कर दिया, तो वो कहता गोबर हो गया, बन गया सब कुछ, वो फिर एक्सप्लेन नहीं कर सकता उससे। तो चलिए, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो अब हम फिजिकल बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो pH of skin surface, जो स्किन सरफेस pH है, अदर pH of skin surface is light acidic
which is unfavorable for bacterial growth, which is unfavorable. Favorable for bacterial growth. बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं होगी, बैक्टीरियल ग्रोथ। तो जो ये पीएच है, एक तो डेड लेयर सेल का बना होना और पीएच का एसिडिक होना, ये दो कंडीशंस स्किन को फिजिकल बैरियर बनाती हैं। और ये वर्ड मैं फंगल नहीं बोल रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ फंगल कैन ग्रो ऑन लाइट एसिडिक पीएच। तो केवल बेसिकली ये जो टर्म है ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट बात करते हैं। अब जो म्यूकोसा है ये हमारे इंटेस्टाइन में, यूरेथ्रा में। म्यूकोसा लाइनिंग प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन एंड यूरेथ्रा। म्यूकोसा लाइनिंग प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन एंड यूरेथ्रा। और इसकी सेल भी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, बहुत टाइटली अरेंज्ड हैं और पैटर्न्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, आसानी से नहीं कर सकते। क्रैक होने के बाद तो कर जाएंगे, लेकिन जब तक वो इंटैक्ट है, लगी हुई है, तब तक नहीं करेंगे। तो एंड सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, बहुत पास पास टाइट लगी होती है, अरेंज्ड एंड पैथोजन cannot penetrate it easily. Pathogen cannot penetrate it easily. वो उसको आसानी से पार बच्चे नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। ठीक है। और तो अब ये हमारा फिजिकल बैरियर हो गया। हमारी स्किन, हमारी म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर। जो आपका खाना आपके एलिमेंट में पास होता है उसमें पैथोजन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो ऐसे ही पास हो जाते हैं। कुछ तो स्टूल मर जाते हैं, जो बच गए वो ऐसे ही पार हो जाते हैं स्टूल के साथ, क्योंकि हमारी म्यूकोसा ने उसको पेनिट्रेट होने का रास्ता नहीं, अंदर जाने रास्ता नहीं दिया। हाँ, अगर कहीं रप्चरिंग हो रही है, कहीं म्यूकोसा टूटी हुई है, कहीं स्किन कटी हुई है, जली हुई है, तो फिर ये एंटर कर जाते हैं, क्योंकि फिर फर्स्ट एंड डिफेंस सिस्टम गड़बड़ जाता है। सर हमारी स्किन एसिडिक नेचर की होती है तो रिंग वॉर्म क्यों होता है? तो साक्षी, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, एसिडिक पीएच इज अनसुटेबल फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ बट सुटेबल फॉर द फंगल ग्रोथ। और रिंग वॉर्म फंगस से होने वाली डिजीज है, और मैंने 3 नाम भी बोले थे, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन। ये फंगस हैं, इस पीएच पर फंगस ग्रो हो जाती है जो स्किन का पीएच है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ स्किन डिजीज आर फंगल डिजीज। ठीक है, तो हाँ ना बोलो तो फंगस ग्रो हो जाती है। फंगस पे इस पीएच के लिए सुटेबल है, उल्टा लाइट एसिडिक पीएच सुटेबल फॉर फंगस। तो पहला हमारा पूरा हो गया। साथ ही साथ जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा ट्रैकिया है, उसमें भी म्यूकोसा लाइनिंग होती है। म्यूकोसा लाइनिंग आल्सो प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी पैसेज। म्यूकोसा लाइनिंग आल्सो प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होती है। डस्ट के साथ बहुत सारे माइक्रोब अंदर तक जाते हैं, लेकिन वो म्यूकोसा की वजह से पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिजिकल बैरियर स्किन और म्यूकोसा में। और अब हम पार्ट नंबर 2 बैरियर की बात करें, इसका नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर। नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियो के बाद फिजियोलॉजिकल। चलो, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, ये पार्ट अभी भी आसान है और इतना भी टफ नहीं है लेसन जिसमें हमको लगे कि बहुत ज्यादा हमें जेनेटिक्स तो बहुत 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 लाइट है। जेनेटिक्स बहुत अच्छा पार्ट था, आगे पैटर्न भी बहुत अच्छा पार्ट है समझने वाला, और बाकी लेसन अब एवरेज हैं। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं
फिजियोलॉजिकल नंबर टू हम बात करें फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ये क्या है? देखिए, these barriers are in the form of body secretions which are antimicrobial। इस कैटेगरी में उन रखा है, उन बैरियर रखा है जो बॉडी की सिक्रेशन की फॉर्म में है, और वो सिक्रेशन एंटी माइक्रोबियल है। ये वो माइक्रोब्स के लिए अनफेवरेबल एनवायरनमेंट पोज करते हैं। ये डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट है। फिजिकल डायरेक्ट बैरियर थे जो सीधे थे ना, सामने अंदर जा सकते। तो these barriers are in the form of, इस फॉर्म में these barriers आप नोट तो कर रहे हैं। these barriers are in the form of, इस फॉर्म में ही in the form of different secretions, secretion की फॉर्म में है, different secretion which are, वो सिक्रेशन क्या है? which are antimicrobial। तो चित्राली वो क्या है? which are antimicrobial। तो श्वेता वो एंटीमाइक्रोबियल हैं, दे आर एंटी माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करते हैं। अब वो कौन कौन सिक्रेशन है आप जानते हो, नाम सुनने बाद तो हाँ एकदम पता है, पर अभी एकदम स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जब हम सडनली कोई क्वेश्चन करते हैं तो एकदम क्वेश्चन जो है भटक जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद तो हाँ मुझे पता था। तो नंबर वन हम बात कर रहे हैं एसिडिटी। नंबर वन क्या है? एसिडिटी। आपको पता है कि हमारे स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उसमें ऑक्सीटिक सेल्स हैं जो एसिड सीक्रेट करती हैं, और उसकी वजह से स्टमक का एनवायरनमेंट हाईली एसिडिक होता है, और उसको पार कर जाना, आग के दरिया को पार करना है। जब पेशेंट बॉडी में एंटर होते हैं तो उनके माँ बाप उनके पास समझाते, बेटा एक आग का दरिया आएगा, उसे पार कर गए तो फिर तुम स्वर्ग में चले जाओगे, डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे, लेकिन उसको पार करना ही मुश्किल है। तो स्टमक का एसिडिक पीएच जो है वो हाईली एंटीमाइक्रोबियल, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि उसको पार करने के लिए पैरासाइट को बहुत सारी एडेप्टेशन अपने आप चेंज करना होता है, अदरवाइज एसिड उनको जला देगा, गला देगा, मार देगा। चलिए, तो एसिडिटी इन स्टमक, ध्यान से पढ़ चुके आप सारा ये। स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, और देयर ऑक्सीटिक सेल, इनका दूसरा पैरेटल भी है। देयर ऑक्सीटिक सेल्स प्रोड्यूस HCl। जो ऑक्सीजन सेल इसमें होती हैं वो क्या बनाती हैं? वो HCl बनाती हैं, और ये HCl स्टमक का एनवायरनमेंट हाईली एसिडिक है, दैट कॉज हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर स्टमक। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं HCl। दिस HCl makes highly acidic environment, highly acidic environment of stomach, which is unfavorable for substrate microbe, which is unfavorable for microbes। तो जो एसिडिक एनवायरनमेंट बना है वो माइक्रोब के लिए अनफेवरेबल है, और कुछ सिस्टिक फॉर्म में जो माइक्रो पास होते हैं वो हो सकते हैं, मैंने कहा 100% होंगे, और हाँ उनके पास होने की संभावना ज्यादा होती है, और जो नॉन सिस्टिक है उनका तो हलवा बन जाना है, तो हलवा बन के बाहर आ जाएंगे। देखो कितना अच्छा है,
तो हम ही तो कहते हैं जो HCl है ये फूड को सॉफ्ट बनाता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इसका एक बड़ा फंक्शन ये भी है कि एंटी माइक्रोबियल है, और अगर ये ना होता तो हमारा जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। तो नेचर बहुत ब्यूटीफुली इस स्ट्रक्चर उसको हमारे बहुत डिजाइन किया हुआ है, हर लाइफ को बहुत परफेक्ट डिजाइन किया है। बैक्टीरिया का कुछ नहीं है, वो भी इतनी परफेक्ट लाइफ लीड कर रहा है, यूबिक्यूटस है और मोस्ट डाइवर्सिफाइड है, मोस्ट डाइवर्सिफाइड दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाली लाइफ बैक्टीरिया की फॉर्म में। तो नेचर तो कमाल है। चलिए अब हम एक तो याद रहेगा सिक्रीशन स्टमक का। दूसरा, हमारी जो सलाइवा है, हमारे जो टीयर्स हैं, इनमें भी एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं लाइसोसाइन, लाइसोजाइम। तो मैं दूसरा बात कर रहा हूं, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम is antibacterial, फिर बैक्टीरिया अगेंस्ट is antibacterial, antibacterial enzyme कहाँ कहाँ प्रेजेंट इन सलाइवा। हमारे सलाइवा में होता है कोमाटियर्स, हमारे आंसू में एंजाइम प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ स्नॉट, जो नाक का टक्कन है उसमें प्रेजेंट होता है, एंड स्नॉट, क्योंकि म्यूकोस जो हमारे म्यूसिलेज है वो बैक्टीरियल ग्रोथ के बेस्ट होता है, लेकिन उसमें एंड स्नॉट इनमें प्रेजेंट है। अब जरा जब आप खाना खाते हो अच्छी तरह से मेस्टिकेट करते हो, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है बच्चों कि जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे, आगे जाएंगे नहीं। तो इसलिए खाने को प्रॉपर मेस्टिकेट करें, आपकी सलाइवा मिक्स होगी, सलाइवा के साथ साथ लाइसोजाइम मिक्स होगा, और ये एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल माइक्रो एंटी बैक्टीरियल वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया अगेंस्ट काम करता है, उसकी सेल वॉल को डैमेज करता है। एक क्वेश्चन और हो गया, और यही काम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक करती है। तो इन एक्शन लाइसोजाइम एंड पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आर सिमिलर, दोनों फंक्शन में एनालोगस हैं, काम दोनों का एक ही है। वो भी सेल वॉल डैमेज करके तो मारकर, ये भी बैक्टीरिया डैमेज करके सेल वॉल डैमेज करके ही मारता है। तो आज से आप खाना को मेस्टिकेट करें। दूसरा, आप ये भी जानते हो जैसे रोहित, पुराने टाइम में लोग थोड़ी चोट लग जाती थी तो वो अपने कुछ छोटे छोटे घाव पर अपना स्पाइट थूक या सलाइवा, थूक सलाइवा निकाल लगा देते थे। दैट वाज गुड नेचुरल थेरेपी, क्योंकि उस सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम जो एक स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। अभी भी कुछ घर में कई बार होता है, पिंपल्स निकल आए तो मम्मी कहती है मेरा सुबह सुबह निहार मुंह का सलाइवा, तो वो तो कुछ बोलती है, मुझे याद नहीं क्या वर्ड, लेकिन सलाइवा आप लगा लें तो बैक्टीरिया जो हो पिंपल्स से मर जाएंगे। डॉग की सलाइवा में सबसे ज्यादा अमाउंट होता है लाइसोजाइम का, हाईएस्ट कंसंट्रेशन लाइसोजाइम प्रेजेंट डॉग सलाइवा। यही वजह है कि अपने वुंड्स को एक डॉग लिक करता रहता है, चाटता रहता है, और अपने एंटीबायोटिक लाइसोजाइम का यूज करके उसे ठीक कर लेता है। अक्सर कहते हैं डॉग वहां से मरता है, बैक वुंड से, पीठ के पीछे घाव, पीठ के घाव से मरता है, क्योंकि वहां तक उसकी टंग नहीं पहुंचती, वो रोल करके अपनी टंग को वहां तक नहीं ले जा सकता बॉडी को फोल्ड करके, और इसलिए बेचारा वहां से मर जाता है। जहां टंग पहुंच गई समझ लो कि उसकी थेरेपी स्टार्ट हो गई है, और वो बैक्टीरिया मार देगा और घाव भर जाएगा। अब यही हाल टीयर्स का है, हमारे टीयर्स में भी लाइसोजाइम होता है, टीयर्स में लाइसोजाइम होता है। और अक्सर आपने भी सुना होगा बच्चों, घर में कई बार बात होती है, दादी बड़े लोग कहते हैं जब बच्चा रोता है तो कई बार बहुत से रोने, थोड़ी देर रोने दे, रोने से उनको आंखें साफ हो जाती हैं, रोशनी बढ़ जाती है, ऐसे बोलते हैं। तो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन बात काफी हद तक सही है, क्योंकि टीयर में लाइसोजाइम एंजाइम है। अगर हमारी आंख में कोई बैक्टीरिया है तो वो एंजाइम से मार खत्म कर देगा, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। मतलब हो गया नहीं हो, मतलब होने से पहले कंट्रोल हो सकता है अगर बैक्टीरिया है अभी कम नंबर में। तो इसलिए आंख में क्लियरिंग लगातार तभी होता है, कई कंडीशन हो सकता है
और जब इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया वगैरह तो टीएम ज़्यादा होता है और लाइसोजाइम से मार देता है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे और ये सब इम्पोर्टेंट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ही, और जो जनरल नॉलेज उसके लिए भी बहुत सारी बातें हमारे सिलेबस में होती हैं। तो हम थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और मैंने पैर जानबूझ के कैमरा हिला दिया क्योंकि जब आदमी कुछ ना कुछ करता रहता है, हम लोगों की आदत है, तो मैं पैर मारे जा रहा हूँ उसमें और उसको मैंने थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ शेयर ताकि नुकसान ना हो। तो कई बार ना सुबह से शाम तक पढ़ाते कई बार पैर में दर्द हो जाता है। और जब से कोरोना मुझे हुआ तब से थोड़ा सा दर्द रहता है, मतलब ट्रीटमेंट लेने के बाद डॉक्टर का नहीं कुछ टाइम लगेगा, हो जाएगा, काफी लंबा टाइम हो जा रहा है, तो थोड़ा सा मुझे आराम रहता है पैर रखने पर। वो कई बार वो पैर से चेयर खिसक जाके कैमरे बना देती है। चलिए, तो अब आगे बात बच्चों, तो ये तो हो गया एंटीबैक्टीरियल प्रेजेंट सलाइवा में, टीयर्स में, स्नॉट में। अब एक होता है पायरोजन। पायरोजन ये क्या है? पायरोजन आर रिलीज्ड बाय WBC. Pyrogens are released by WBC. तो पायरोजन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं जो WBC बना के बाहर छोड़ती है, रिलीज बाय WBC। और होता ये है, ये पायरोजन्स हमें फीवर कोज करते हैं। और जैसे आप अपने घर में दूध को उबालते हो और फिर वो सेफ हो जाता, खराब नहीं होता, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं, उनको गर्मी देकर मारने की कोशिश करती है। तो फीवर डिजीज नहीं है, फीवर डिजीज नहीं है, बल्कि सिम्टम ऑफ डिजीज है। और इसका पर्पस ये होता है कि हमारी बॉडी नेचुरली अपना काम कर रही है, हमारा इम्यून सिस्टम उसका अगेंस्ट काम कर रहा है और टेम्परेचर हाई करके उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे, साक्षी कहेगी, तो फिर तो हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन को लेकर बुखार की दवाई क्यों लेते हैं? तो अच्छी बात है, तो बात आपकी सही है, जायज है, आप ऐसा कर सकते ना लें। लेकिन इस हाई फीवर में पैथोजन के साथ साथ हमारी बहुत सारी सेल मरती हैं, दैट कॉज वीकनेस, उससे वीकनेस आती है। तो हम एंटीपायरेटिक दवाई लेते हैं, फीवर के बीमारी दवाई लेते हैं, साथ में अगेंस्ट पैथोजन दवाई लेते हैं, तो हमारी पूरी सेल बच गई और जो एंटीबायोटिक ली है उससे पैथोजन मर गया, इसमें लेते हैं। लेकिन हाँ, बहुत से लोग नहीं लेते और कई बार अक्सर वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनका फीवर उनको बीमारी कंट्रोल कर देता है, पैथोजन को मार देता है। तो बुखार को बीमारी ना कहें, इस बात को इंडिकेट करता है कि बॉडी में कोई दुश्मन बैठा हुआ है, पैथोजन है, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा रही है और WBC रोल प्ले कर रही है। उन्होंने बनाया पायरोजन, उन्होंने पायरोजन बनाया है और ये पायरोजन फीवर कोज करेगा। पायरोजन पायरोजन्स आर released from WBC, from WBC, which cause fever. इनसे बच्चों क्या होगा? which cause fever. तो इनसे फीवर होता है और फीवर का पर्पज क्या है? फीवर का पर्पज यही है कि वो उसको हाई टेम्परेचर से मार दे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो मुझे लगता नहीं होनी चाहिए आपको। और अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। और स्नोट का मतलब होता है नाक का जो कंटेंट है वो स्नोट कहलाता है, वो स्नोट कहलाता है। और अक्सर देखिए आप, नाक के अंदर इन्फेक्शन नाक के बराबर, अंदर नाक के बराबर होता है और उसका रीजन ये लाइसोजाइम एंजाइम है। आप एयर इनहेल करके किस सारे बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं, अगर ये ना हो तो बैक्टीरिया हंगामा काट दें। ठीक है जैसे रोहित। तो अजय, अब हम नंबर 3rd बैरियर की बात करते हैं जिसका नाम है सेलुलर और फैगोसाइटिक बैरियर। नंबर 3rd, 4 हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पर 3 आपने जाने हैं, पायरोजन को जाना है, आपने जाना एसिडी को जाना है, लाइसोजाइम को जाना है। ये सिक्रेशन फॉर्म में होते हैं और ये किसी न किसी फॉर्म में हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो नंबर 3rd है सेलुलर, सेलुलर नंबर 3rd, और फैगोसाइटिक और PMNL, यानी PMNL मतलब होता है पोलीमॉर्फो और पोली, याद रखिएगा पोलीमॉर्फो
न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, और इसको शॉर्ट बोलते हैं पीएमएनएल, या सकते एक्सपेंड करो पीएमएनएल। तो पी फॉर पोली, एम फॉर मोर्फो, एंड न्यूक्लियर, एंड एल फॉर ल्यूकोसाइट्स। ये कैसे बैरियर हैं? ये ऐसे बैरियर हैं जैसे फैंटम पुलिस घूमती रहती है, हालांकि पुलिस का मकसद तो जो अनवांटेड लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं उन्हें पकड़ना है, ताकि उस बीमारी ना नुकसान ना करें। और अजय सिंह के नहीं दिए तो पुलिस वाले तो पैसे हटने लिए करते हैं, वो ना पकड़ते किसी को भी, वो तो ये सोचते हैं छोड़ दे, पैसा दे दे। तो ये आपका अनुभव, हम सबका अनुभव तो वैसे यही है, पर मैं इस तरह की बात नहीं बोल सकता क्योंकि फिर भी देश अपना है। तो अजय, कुछ हमारी बॉडी में ऐसी सेल्स हैं जो पैथोजन को एंगल्फ कर निकल जाती हैं अंदर लिवर के साइटोप्लाज्म में, और वहां पर उसमें बहुत सारे लाइसोसोम होते हैं, उनके एंजाइम्स उसे डाइजेस्ट कर देते हैं। तो खा के हजम कर जाने वाला प्रोसेस जो है वो फैगोसाइटोसिस है, और जो सेल ऐसा करती हैं वो फैगोसाइटिक सेल हैं, और ये डब्ल्यूबीसी है। तो बार बार डब्ल्यूबीसी आ रहा है कि बीमारी बचाती, तब देखो कैसे बचा रहे हैं। तो these are the barriers, कैसे barriers in which phagocytic cell engulf, अंदर निकलना, engulf साथ में कई करना है, engulf द पैथोजन, उसे एंगल्फ करते हैं, एंड डाइजेस्ट दैट, एंड डाइजेस्ट कर देते, खत्म कर दे, स्वाहा, डाइजेस्ट दैट। द प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। क्या कहलाएगा प्रोसेस? प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो साक्षी ये है फैगोसाइटोसिस। तो हमारी जो कितना अच्छा सिस्टम है, ये इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होती हैं ये सेल्स, और जहां भी मौका लगता है, कोई दिखाई देता है कि कोई पैथोजन है, उसे अपने सूडोपोडस अंदर लेके उसे लाइसोम का एंजाइम डाइजेस्ट करा देती हैं, और स्वाहा होगी, अच्छी बात है। तो अब ये सेल कौन सी है? फैगोसाइटिक सेल सबसे कॉमन से मैक्रोफेज सेल है। मैक्रोफेज आर द कॉमन, मैक्रोफेज are the common phagocytic cell. ये common phagocytic cell हैं, are the common phagocytic cell which are modified. ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं आपके याद में, विचार मॉडिफाइड, नीट के लिए भी स्कूल के लिए भी। मॉडिफाइड मोनोसाइट, जो मोनोसाइट होती हैं उनकी मॉडिफाइड फॉर्म है मोनोसाइट। लिखा हूं, ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, जो मोनोसाइट है टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है। आपने लेंथ पढ़ा, डब्ल्यूबीसी 5 तरह की होती हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। 5 में से जो मोनोसाइट्स है वो कन्वर्ट हो जाती है, इसमें कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेज सेल, इसमें सूडोपोडिया बन जाते हैं, इनमें ज्यादा लाइसोम होते हैं, और ये एंगल पर डाइजेस्ट करते रहते हैं। और नेचुरल किलर सेल्स, ये बोलते हैं एनके सेल, एनके, ये एनके सेल्स हैं, ठीक है। ए टाइप ऑफ, यानी एनके क्या, नेचुरल सेल्स which are neutrophil cell, WBC neutrophil, which are neutrophils। अब पता है कि न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मिलने वाली ब्लड की सेल्स हैं, 60-70% WBC न्यूट्रोफिल्स की फॉर्म में होती हैं,
और जरूरत पड़ने पर ये भी किलर सेल में कन्वर्ट हो जाती है और न्यूट्रोफिल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स विच आर न्यूट्रोफिल्स आर आल्सो फैगोसाइटिक, ये भी फैगोसाइटिक है। तो हमें क्लियर हो गया है कि फैगोसाइटिक वे सेल हैं जो दूसरे सेल को एंगल करके डाइजेस्ट कर देती हैं। मैं लिख देता हूँ, these cells have more number of lysosome, ये भी क्वेश्चन बन रहा है। जो भी फैगोसाइटिक सेल होगी, these cells have, उनमें ज्यादा लाइसोम होंगे और मोर लाइसोसोम, तो जी बच्चों होगी क्लियर बात, लाइसोम भी ज्यादा होते हैं। तो ये हमारे हो गए फैगोसाइटिक बैरियर। और अब लास्ट है साइटोकाइन बैरियर्स। लास्ट क्या, साइटोकाइन बैरियर, छोटा सा है और आप हमेशा डे टू डे लर्न कीजिए। सपोज आप 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ते हैं तो 1 घंटा करंट टॉपिक पढ़िए जो आज आपने पढ़ा है, ताकि हाथ क्या याद हो जाए। और 1 आवर रखिए रिवीजन पास्ट टॉपिक का, क्योंकि अगर पास नहीं करेंगे, पहले टॉपिक नहीं करेंगे तो फिर तो बड़ा हो जाएंगे। उनके टच में रहना, टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब मैंने कहा टेस्ट सेकंड लेसन, मतलब सेकंड लेसन पढ़ते रहो 1 घंटा रोज, ताकि आपका वो फिर से फ्रेश अप हो जाए और जब टेस्ट हो तो उसमें आपकी बढ़िया परफॉर्मेंस हो। अब साइटोकाइन बैरियर्स क्या है? साइटोकाइन बैरियर्स हालांकि इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स भी होते हैं, और उन बैरियर्स को हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है, यहाँ तक प्रैक्टिकल नहीं किया गया है, तो थोड़ा बता के छोड़ दूंगा, लेकिन लिखेंगे नहीं, लिखेंगे हम केवल नंबर 4 साइटोकाइन बैरियर्स। नंबर 4 साइटोकाइन बैरियर्स। ठीक है बच्चों, देखिए वे बैरियर्स जो इंटरफेरॉन की फॉर्म में होते हैं, इंटरफेरॉन जो एंटीवायरल प्रोटीन है, तो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरॉन, इन द फॉर्म ऑफ, मानसिक किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरॉन्स, जो इंटरफेरॉन्स की फॉर्म में है। ठीक है, अब इंटरफेरॉन्स क्या है? इंटरफेरॉन्स आर द एंटी वायरल प्रोटीन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इंटरफेरॉन्स क्या है? आर एंटी वायरल प्रोटीन, ये वायरस को मारने वाली प्रोटीन है। एंड प्रोड्यूस्ड बाय, बनाए गए, प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। जो सेल वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी हैं, जिन सेल में वायरस पहुंच चुका है, वही सेल इंटरफेरॉन बनाती हैं। और ये बताया कि अगर किसी सेल में वायरस चला गया, वो सेल तो गई, पर वो जाते जाते इंटरफेरॉन बना देती है। अब ये इंटरफेरॉन उन सेल को प्रोटेक्ट कर देगा जिनमें वायरस नहीं पहुंचा। जो हेल्दी सेल्स हैं, अभी वायरस नहीं पहुंचा है, इंटरफेरॉन जाने के बाद अब वायरस उस सेल में जाएगा, उसे दाल नहीं गलेगी, वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, वो अपनी प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और प्रोटीन का नंबर नहीं बढ़ेगा। तो इंटरफेरॉन ट्रांसफर टू non-infected cells, non-infected cells, and protect these cells from virus, and protect, जब वायरस आएगा, and protect these cells from virus। तो कितना अच्छा है। तो जिन सेल में वायरस आ गया, उन्हें पता है कि अब हम नहीं बचेंगे और हम अपनी बहनों को बचा दें, इसलिए वो इंटरफेरॉन बनाती हैं। और जब सेल मरती है, वायरस मार के बाहर आता है, साथ में इंटरफेरॉन भी आती है। जिन सेल में वायरस से पहले इंटरफेरॉन चली जाएगी, अब उसमें वायरस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि इस प्रोटीन की प्रेजेंस में, इंटरफेरॉन प्रेजेंस में, वो सेल बनाएगी टिक, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। इस प्रोटीन प्रेजेंस में वायरस अपनी प्रोटीन नहीं बना सकता, और वायरस प्रोटीन नहीं बने, नए वायरस नहीं बन सकते, और वायरस इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता।
तो these are the interferons which are antiviral protein, वायरस इन्फेक्टेड सेल बनाती हैं और इनसे उन सेल को फायदा होता है जिनमें वायरस नहीं पहुंचा है। तो क्या चारों तरह के बैरियर्स आपको क्लियर हैं? आना जवाब दें और फिर हम क्लास को यही रोकेंगे और कल हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। आज इम्यूनिटी की बात हो रही है और कल से होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो हम बर्थ के बाद गेन करते हैं, कैसे काम करती है, कैसे गेन होती है, वो जानेंगे कल। और उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। सब बच्चे क्लियर लिख रहे हैं, थैंक्स। और सी यू टुमारो एट 6 PM, सॉरी 8 PM। तो कल फिर 8 PM मिलेंगे और आपका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। अगर कोई दोबारा देखना हो मान से तो आप दोबारा देख सकते हो और कुछ भी पूछना तो आप पूछ सकते हो। तो अजय सरोई, थैंक यू फॉर बीइंग टुगेदर।